मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, कल हमारी सुपर 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी वो कल समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में हमने जो है कुछ इमेज को भी शामिल किया है। लगभग 6-7 इमेज को ऐड किया है और उनके विषय में भरपूर डिटेल जो दी जाती है, सारी जानकारी को समायोजित किया है, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि साथियों, आजकल एग्जामिनर ने ये ट्रेंड चला दिया है कि कोई भी परीक्षा हो, आपका नेट हो, यूपी टीजीटी पीजीटी को छोड़कर आपकी जो एनवीएस केवीएस डीएसएसबी की जो परीक्षाएं है उन सब में अधिकतर इमेज देकर क्वेश्चन किए जाते हैं कि ये चित्र किस शैली का है, किस कलाकार ने बनाया है, इसका माध्यम क्या है, या फिर इस चित्र में कितनी आकृति दिखाई गई है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए आपकी हाल ही में नेट की परीक्षा है और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि कुछ महत्वपूर्ण जो चित्र हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको शामिल किया है, और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा कुछ ऐसे ही चित्रों को मैं शामिल करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये बनी ठनी की इमेज है। आप इसे अच्छे से जानते होंगे। बनी ठनी, आप इसे बड़े अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिए। ये किस रंग में बनी हुई है, ये कितने चश्म चेहरे में बनी हुई है, इसमें कौन सा रंग भरा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। ये है आपकी मोनालिसा। इन्हें भारत की बनी ठनी भारत की मोनालिसा कहा जाता है। जो बनी ठनी है भारत की, इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ये बहुत सुंदर है और इसका नाम बनी ठनी इसलिए पड़ा था क्योंकि ये बन ठन कर रहती थी, इसी कारण इसे बनी ठनी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये चित्र आपने अच्छे से देख लिया होगा। चलते हैं इस चित्र की डिटेल की ओर। ठीक है दोस्तों, ये है इसकी डिटेल। ये जो चित्र देखा आपने, इसका नाम क्या है? इस चित्र का नाम है बनी ठनी। बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है आपका दोस्तों कि किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है बनी ठनी। ठीक है, किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है बनी ठनी। और ये जो चित्र है आपका, ये चित्र राजा सावन सिंह के शासनकाल में बना है। राजा सावन सिंह के शासनकाल में ये चित्र बना है बनी ठनी। ठीक है दोस्तों, ये जो राजा सावन सिंह है दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट को क्लियर करवा दूं, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है बच्चों को, और बच्चे अधिकतर इस क्वेश्चन को गलती करते हैं। लगभग 90% बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी परीक्षा में गलत करके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसे क्लियर करवाता हूँ। ये जो राजा सावन सिंह है, राजा सावन सिंह का संबंध तो आपका किशनगढ़ शैली से है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक शासक है आपके जो सावन सिंह से सिमिलरिटी रखते हैं, और जब वो ऑप्शन में आ जाते हैं तो बच्चे अधिकतर गलती कर देते हैं और उसे टिक कर देते हैं। वो है आपका राजा संसार चंद्र। राजा संसार चंद्र, क्योंकि जो ये दोनों शासक है, सावन सिंह और संसार चंद्र, दोनों के नाम में भी सिमिलरिटी है। और आपकी ये तो है आपकी किशनगढ़ शैली, और जो ये राजा संसार चंद्र है, इनका संबंध है कांगड़ा शैली से। कांगड़ा शैली से, कांगड़ा। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे, जब भी आपका संसार चंद्र लिखा है, राजा संसार चंद्र, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो संसार चंद्र है, संसार चंद्र के ऊपर अंकी बिंदी है संसार चंद्र। ऐसे ही यहाँ लिखा है कांगड़ा, कांगड़ा के ऊपर भी आपकी अंकी बिंदी है कांगड़ा। तो आप बिंदी देखकर पहचान लेना कि संसार चंद्र का संबंध कांगड़ा शैली से है और राजा सावन सिंह का संबंध किशनगढ़ शैली से है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप आगे से इस क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक परीक्षा में आपका ज़रूर आता है
और बच्चे इसे गलती करते हैं इसी कारणवश, क्योंकि इसमें बहुत सिमिलरिटी है इस वजह से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप आगे से इस क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। चलते हम अपने जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट की ओर। इसमें आपका पहला पॉइंट होगा कि ये किशनगढ़ शैली का चित्र है बनी ठनी। और अगला पॉइंट है आपका कि ये चित्र राजा सावन सिंह के शासनकाल में बना है। और अगला पॉइंट है आपका नंबर 3 कि बनी ठनी का चित्र निहाल चंद्र नामक कलाकार ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, जो बनी ठनी नामक चित्र है आपका, ये चित्र निहाल चंद्र नामक कलाकार ने बनाया था, जो सावन सिंह के शासनकाल से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करा दूं। जो राजा सावन सिंह है, राजा सावन सिंह ने जो निहाल चंद है इसे उपाधि दी थी मोर ध्वज की। मोर ध्वज, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है कि जो निहाल चंद्र नामक कलाकार है इसे कौन सी उपाधि मिली है, तो इसे उपाधि मिली है मोर ध्वज की। और जो आपके राजा सावन सिंह है, राजा सावन सिंह को जो उपाधि मिली है वो मिली है नागरीदास। नागरीदास, इन्हीं नागरीदास की उपाधि मिली है। और जो राजा सावन सिंह है इन्होंने जो बनी ठनी है, बनी ठनी को नागरी की उपाधि दी है। ठीक है दोस्तों, यहीं पॉइंट में से पॉइंट निकलते आपके। और उम्मीद है मैं आपको हर एक चीज़ से अवगत करा दूँ, जो बारीक बारीक चीज़ें हैं जो आपको किसी किताब में एक साथ नहीं देखने को मिलती, या फिर आप उन चीज़ों से अनभिज्ञ है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको उन चीज़ों से रूबरू करा दूँ। ठीक है दोस्तों, तो राजा सावन सिंह को उपाधि मिली है नागरीदास की, और इन्होंने निहाल चंद को उपाधि दी थी मोर ध्वज की। और जो आपकी बनी ठनी है, सावन सिंह ने इन्हें नागरी की उपाधि दी थी। ठीक है, जब राजा सावन सिंह ने बनी ठनी को नागरी की उपाधि दी थी, क्योंकि जो नागरी है, नागरी से अभिप्राय है राधा से, नागरी से अभिप्राय है राधा से। और बनी ठनी को राजस्थानी शैली में राधा मानकर या राधा का आधार मानकर इसका चित्रण कार्य किया गया है राजा सावन सिंह के शासनकाल में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे और इस पॉइंट को गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है आपका कि जो आपकी बनी ठनी है, बनी ठनी का टाइमिंग क्या है। टाइमिंग जिसे निहाल चंद्र ने बनाया है उसका जो टाइम है वो है 1760 में निहाल चंद्र ने बनी ठनी का निर्माण किया था। बनी ठनी का निर्माण किया था 1760 में। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक चित्र का टाइम, कलाकार और किस शासक के शासनकाल में वो चित्र बना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं। अब अगला जो पॉइंट है आपका वो है आपका ये कि जो बनी ठनी नामक चित्र है इसका माध्यम क्या है। दोस्तों इसका माध्यम है जल रंग टेम्परा, और ये पेपर पर बना है, हैंडमेड पेपर पे ये चित्र बना है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आपकी माध्यम इसका जल रंग है, जल रंग प्लस टेम्परा, और ये पेपर पर बना है। और दोस्तों आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब भी आपकी राजस्थानी शैली आए, जब भी आपकी राजस्थानी शैली का नाम आए और पूछ लिया जाए कि राजस्थानी से क्वेश्चन आपका आ जाए कि राजस्थानी शैली में किस माध्यम का प्रयोग हुआ है, तो आप आंख बंद कर लगा देना टेम्परा। राजस्थानी शैली में जितना भी चित्रण कार्य है वो टेम्परा से हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे उम्मीद है। चलते हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका कहता है कि जो आपका बनी ठनी नामक चित्र है ये चित्र आपका कहाँ संग्रहित है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है या वहाँ संग्रहित है आपका ये चित्र। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका कि जो बनी ठनी है, बनी ठनी को जो राजा सावन सिंह है इन्होंने तो उसे उपाधि दी थी नागरी की। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब अगला पॉइंट आपका है कि जो बनी ठनी है, बनी ठनी का मूल नाम क्या है। मूल नाम है इसका जरीन खान। ठीक है, जरीन खान इसका मूल नाम है। अब आपका एक पॉइंट है कि जो बनी ठनी है, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा से तुलना किसने की है, या भारत की मोनालिसा इसे किसने कहा है। तो दोस्तों वे आपके विद्वान हैं या कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत
यहाँ लिख दो दोस्तों, आपको आसानी रहेगी। कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने से भारत की मोनालिसा कहा है। ठीक है, भारत की क्या कहा है, मोनालिसा से कहा है। और ये भी पॉइंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है आपका कि जो आपकी बनी ठनी है, बनी ठनी की मूर्ति किसने बनाई थी। बनी ठनी की मूर्ति दोस्तों अर्जुन प्रजापति ने बनाई थी संगमरमर में। संगमरमर भारतीय ख्याति मूर्तिकार है अर्जुन प्रजापति। और इसका हाल ही में 2000 आई थिंक 20 या 21 में इसका देहांत हो गया कोरोना के कारण। भारतीय ख्याति प्रत मूर्तिकार थे और अपनी विशिष्ट पहचान इन्होंने बनाई थी मूर्तिकार के क्षेत्र में। इन्होंने बनी ठनी की मूर्ति भी बनाई थी संगमरमर में, जो विख्यात है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है कि आपका कि जो बनी ठनी है, बनी ठनी के ऊपर 20 पैसे के नोट पर डाक टिकट जारी हुआ था। 20 पैसे के नोट पर डाक टिकट जारी हुआ था 1973 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ही पॉइंट दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको 100% आपको किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन के पॉइंट मैंने बिल्कुल चुनकर उठाए हैं, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिससे आपको भरपूर लाभ होगा और आप उन्हें हर एक परीक्षा में देखेंगे और राइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने वे आपको बता दिए, लेकिन एक पॉइंट हो रह गया आपका कि जो ये बनी ठनी है, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बनी ठनी को राजा सावन सिंह के दरबार में कौन लेकर आया था। तो जो राजा सावन सिंह है आपकी, इनकी सौतेली माँ थी, सौतेली माँ। इनकी सौतेली माँ इसे दिल्ली के मीना बाजार से लेकर आई थी। दिल्ली के मीना बाजार से लेकर आई थी। मीना बाजार से, ठीक है दोस्तों, दिल्ली के मीना बाजार से इनकी सौतेली माँ से लेकर आई थी। ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने आज शामिल किए हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे किसी न किसी एग्जाम के लिए, और इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपका दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस चित्र को देखिए आप बड़े ध्यानपूर्वक। ये चित्र है भरत मिलन। ये जो आपकी परीक्षा गई है पीछे KVS की, इसमें भी लगभग 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे इस चित्र से। इस चित्र में पूछा गया था कि जो भरत मिलन नामक चित्र है, ये चित्र किस कलाकार ने बनाया है और इस चित्र में कितनी आकृति दिखाई गई है। तो दोस्तों आप चित्र इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, आकृति किस तरह की दिखाई गई है, कैसे रंग में ये चित्र बना है और कितनी आकृति इसमें संग्रहित की गई है। तो दोस्तों ये जो चित्र है लगभग मैंने काउंट किया है, इसमें लगभग 50 आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो 50 से तो कम नहीं कहेंगे, 50 से अधिक हो सकती है, कम नहीं। तो इसमें 50 आकृति आपकी 50 प्लस कह सकते हैं, कम नहीं है एक भी। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको आगे ही क्वेश्चन देखने को मिले तो आप आराम से लगा सकते हैं कि इसमें 50 प्लस आकृति हैं, या टोटल 50 आकृति भी कह सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इस चित्र की जो डिटेल है जानते हैं, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस चित्र की आपने इमेज देखी उस चित्र का नाम है दोस्तों आपका चित्रकूट में भरत मिलन। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट निकलता है दोस्तों कि चित्रकूट में भरत का राम से मिलन नामक चित्र का संबंध किस शैली से है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा जयपुर शैली से है। जयपुर शैली का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपका बार बार रिपीट होता रहता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है। सारा ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपका, इसलिए मैंने ऐड किया है ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या है आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि जो चित्रकूट में भरत का राम से मिलन है, इस चित्र को किस कलाकार ने बनाया है। तो दोस्तों इस चित्र को जो बनाया है घूमन नामक कलाकार ने बनाया है, और ये इम्पोर्टेंट चित्र है आपका, घूमन नामक कलाकार ने बनाया है। अगला पॉइंट है आपका कि ये जो चित्र है ये किस शताब्दी का है। इस तरह से आपको सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप लगाएंगे 18वीं शताब्दी का ये चित्र है जो घूमन ने बनाया है, भरत मिलन।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें दोस्तों कि ये इस चित्र का माध्यम क्या है। दोस्तों इस चित्र का माध्यम है जल रंग टेम्परा में ये चित्र आपका बना है, ऑन पेपर, हैंडमेड पेपर पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका कि ये जो चित्र है आपका भरत मिलन, ये किस संग्रहालय में संग्रहित है। दोस्तों ये जो चित्र है आपका ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये आपका चित्र संग्रहित है। और ये चित्र आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शायद ये आपको आने वाली परीक्षा जो आपकी नेट की है, यूपी टीजीटी पीजीटी की में भी देखने को मिले, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। और दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते आप उन तक मेरे वीडियो का जो लिंक है उसको वहाँ तक भेज दें, ताकि वो बच्चे लाभ उठा सके और अच्छे से पढ़ सके। उन जैसे बच्चों के लिए मैंने अपनी यूट्यूब पे चैनल को स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज का जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्र को देखिए दोस्तों, आप चित्र को देखते ही कुछ बच्चे पहचान गए होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं हमारे पास, जो हमारे ऑनलाइन बेंच है 2-3 बेंच बच्चे पढ़ने आते हैं, वो इन क्वेश्चनों से रूबरू होंगे और अपना रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, ये चित्र देखिए ध्यान से, ये चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का है। ठीक है, किस रंग में है, कैसा बनाया गया है और किस मूवमेंट में है, आप इसे ध्यान से देख ले। चलते हैं दोस्तों इसकी डिटेल की ओर। इसकी डिटेल है दोस्तों, इस चित्र का नाम क्या है, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ये चित्र का नाम है। अब इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों आपका कि राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा नामक चित्र का संबंध किस शैली से है। तो दोस्तों इसमें राइट है आपका, ये इसका जो संबंध है बूंदी शैली से है। ठीक है, बूंदी शैली राजस्थानी शैली की जो मेवाड़ मारवाड़ हड़ौती है, हड़ौती जो है, हड़ौती की क्या है उपशैली है, और हड़ौती की जो उपशैली है वो है कोटा बूंदी झालावाड़ा। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, हड़ौती की क्या है उपशैली है, और उपशैली कौन कौन है उसमें, हड़ौती में कोटा बूंदी झालावाड़ा 3 प्रमुख उपशैली मानी जाती है वहाँ की, जिसमें से बूंदी क्या है प्रमुख शैली है। और बूंदी क्या है अपनी राग रागनियों के चित्र के लिए विख्यात है, जानी जाती हैं, क्योंकि इसमें 6 राग और 36 रागनियों का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, और अपने सर्वाधिक सोने चांदी के रंगों के लिए भी ये जानी जाती है, जिसमें ये चित्र बनाया है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा नामक चित्र का निर्माण किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है दोस्तों आपका ये। और मैंने आपको बूंदी शैली के विषय में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जो आपकी बूंदी शैली है ये हड़ौती की क्या है, हड़ौती की उपशैली है, ये हड़ौती की प्रमुख शैली कह सकते हैं आप। हड़ौती की क्या है, ये प्रमुख शैली है दोस्तों ये। और जो बूंदी शैली है इसमें 12 मासा का या फिर राग रागनियों का चित्रण सबसे अधिक हुआ है। किसका, राग रागनियों का चित्रण सबसे अधिक हुआ है बूंदी शैली में। इसमें 6 राग और 36 रागनियों का चित्रण कार्य किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट शैली आपकी। और बूंदी शैली में सर्वाधिक सोने चांदी के रंगों का प्रयोग भी किया गया है। सोने चांदी के रंगों का प्रयोग भी आपकी बूंदी शैली में किया गया है। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि सबसे पहले सोने चांदी के रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो आप लगाएंगे जैन शैली में। सबसे पहले जैन शैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बूंदी शैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। अब जानते हैं दोस्तों इस चित्र की डिटेल और आगे क्या है। अगला पॉइंट है आपका कि ये जो चित्र है आपका राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा नामक चित्र का निर्माण किस कलाकार ने किया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब होगा चित्रकार उत्कल राम ने ये चित्र बनाया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे ये आपके। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि इस चित्र का समय काल क्या है। इस चित्र का समय काल है दोस्तों 18वीं शताब्दी में ये चित्र बना है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें आपका कि ये जो चित्र है आपका इसका माध्यम क्या है। दोस्तों इस चित्र का माध्यम है जल रंग टेम्परा पेपर, ऑन पेपर, हैंडमेड पेपर पे ये बना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला पॉइंट आपका कि ये चित्र कहाँ संग्रहित है। तो दोस्तों ये चित्र भी आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों। चलते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बहुत। चित्र को बड़ी ध्यान से देखेंगे आप, देखकर पहचान गए होंगे कुछ स्टूडेंट। चित्र का नाम है कृष्ण झूले पर। कृष्ण झूले पर, इस चित्र को बड़ी ध्यान से देखिए, इसमें कितनी आकृति है और ये किस तरह से बनाया गया है। इस चित्र में लगभग 5 आकृति आपको दिख रही होंगी दोस्तों, ध्यान से देखें। 5 आकृति इसमें बनी हुई है। यहाँ कृष्ण झूले पे बैठे हैं, राधा देख रही है उन्हें, और यहाँ कृष्ण बैठे हुए हैं। इधर भी एक फिगर दिखाई दे रही हो आपको, ध्यान से देखेंगे आप। चित्र का नाम है कृष्ण झूले पर। चलते हैं इसके डिटेल की ओर दोस्तों। चित्र का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, चित्र का नाम है कृष्ण झूले पर। इसमें पहला पॉइंट है आपका दोस्तों कि कृष्ण झूले पर नामक चित्र का संबंध किस शैली से है। तो दोस्तों इसमें राइट आपका बीकानेर शैली से। बीकानेर शैली से आपका कृष्ण झूले पर नामक चित्र का संबंध है, और ये चित्र भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे कि इस चित्र का निर्माण बीकानेर शैली में हुआ है। अगला पॉइंट पे चलने से पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो आपकी बीकानेर शैली है ये किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो शैली है ये ऊँट की खाल पर, ऊँट की खाल पर चित्रकारी के ऊँट की खाल पर चित्रकारी के लिए जानी जाती है। ऊँट की खाल पर चित्रण के लिए आपकी बीकानेर शैली जानी जाती है। ऊँट की खाल पर चित्रण के लिए बीकानेर शैली जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाता है कि किस शैली में ऊँट की खाल पर चित्रण हुआ है, तो बीकानेर शैली में हुआ है। अब इससे क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो ऊँट की खाल पर चित्र बनाए हैं वो किन कलाकारों ने बनाए हैं। तो दोस्तों किसी एक विशेष कलाकार का नाम नहीं आता, वहाँ का एक परिवार था उस्ता परिवार था। उस्ता परिवार ही क्या है, उस्ता परिवार ही ऊँट की खाल पर चित्रकारी के लिए जाना जाता है, किसी विशेष कलाकार का नहीं आता। केवल जो उस्ता परिवार है वहाँ का उस्ता परिवार, उनकी परंपरागत एक यही विशेषता है कि जो उनका परिवार है वो स्टार्ट से ही ऊँट की खाल पर चित्रकारी करते हुआ आ रहा है, इसलिए ऊँट की खाल पर चित्रकारी उस्ता परिवार ने की है, और ये बीकानेर शैली में हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका कि इस चित्र का निर्माण किस कलाकार ने किया है। तो दोस्तों इस चित्र का जो निर्माण है वो क्या है, चित्रकार नूरदीन ने कृष्ण झूले पर नामक चित्र का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट चित्र है ये, और ये क्वेश्चन भी। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें आपका कि ये जो चित्र है आपका, इस चित्र का समयकाल क्या है। तो दोस्तों इस चित्र का समयकाल है 1683 में इस चित्र का निर्माण किया था नूरदीन ने। इंपॉर्टेंट है आपका। अगला पॉइंट दिया है दोस्तों इसमें आपका कि इस चित्र का माध्यम क्या है। तो दोस्तों इस चित्र का माध्यम है जल रंग टेम्परा ऑन पेपर, हैंडमेड पेपर पर ये चित्र बनाया आपका। टेम्परा जल रंग ऑन पेपर पे चित्र बनाया आपका। और दोस्तों इसमें आपका लास्ट पॉइंट है कि ये जो चित्र है ये चित्र कहाँ संग्रहित है। दोस्तों ये चित्र भी आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 आज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षा में जो आ सकते हैं वही समायोजित किए हैं, और उम्मीद है मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ाता रहूँगा। चलते हैं दोस्तों अपने आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है आपका, आप इस चित्र को ध्यान से देखें। चित्र को देखकर आप पहचान गए होंगे, ये भी चित्र आपका जो आपकी पीछे परीक्षा गई है कि ईवीएस की उसमें आया था। बस बात यह है कि उसमें ब्लैक एंड वाइट था और आप यहाँ रंगीन देख रहे हैं, और रंगीन चित्र आप देखकर उसे अच्छे से याद रखेंगे। चित्र का नाम है चौगान प्लेयर, चौगान के खिलाड़ी। चलते हैं दोस्तों इस चित्र की इसमें आप आकृति को देख ले, कितनी आकृति है इसमें, और किस मुद्रा में ये फिगर है आपकी जो बनाई गई है यहाँ। चलते हैं इसकी डिटेल की ओर दोस्तों। चित्र का नाम है दोस्तों चौगान के खिलाड़ी या चौगान खिलाड़ी। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों आपका, चौगान का खेल नामक चित्र का संबंध किस शैली से है। तो दोस्तों ये जो चित्र बना है आपका, ये बना है जोधपुर शैली में। इंपोर्टेंट चित्र आपका, वेरी इंपोर्टेंट। चौगान का खेल नामक चित्र का संबंध किस शैली से है, ये आपका जोधपुर शैली से है, जोधपुर शैली से। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें आपका कि
जो ये चौगान का खेल है या चौगान के खिलाड़ी है, इस चित्र का निर्माण किस कलाकार ने किया है? तो दोस्तों इस चित्र का निर्माण किया है दाना भाटी ने। दाना भाटी नामक कलाकार ने इस चित्र का निर्माण किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट आपका दोस्तों। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है आपका कि ये चित्र किस शताब्दी का है? तो दोस्तों ये चित्र आपका 18वीं शताब्दी में बनाया था दाना भाटी ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें आपका कि जो ये चित्र आपका चौगान प्लेयर, इसका माध्यम क्या है? तो दोस्तों इसका माध्यम भी जल रंग प्लस टेम्परा ऑन पेपर, हैंडमेड पेपर पर ये बना है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें कि ये जो चित्र है आपका ये कहाँ संग्रहित है? तो दोस्तों ये चित्र आपका राष्ट्रीय संग्रहालय की बिंदी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये भी आपका दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको पढ़ाया है, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने आज के नए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? जो इमेज वाले क्वेश्चन थे वो आपके ख़त्म हो गए हैं। अब चलते हैं जो आपके क्वेश्चन रोज़ की तरह जो है सारे क्वेश्चन बहुत गजब के शामिल किए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है? ऑप्शन आपके पास ए है अजंता गुफा, बी है आपका जोगीमारा गुफा, सी है आपका बाघ गुफा, और डी है आपका भीमबेटका गुफा। तो दोस्तों जो उसमें आपका राइट जवाब है वो आपका भीमबेटका गुफा राइट होगा, क्योंकि भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र है, सबसे प्राचीन है, और भीमबेटका में लगभग आपकी 600 गुफा प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, भीमबेटका में 600 गुफा प्राप्त हुई है और उसकी खोज प्रोफेसर वाकणकर ने की थी, आप अच्छे से जानते हैं। अजंता गुफा आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में उसमें 30 गुफा प्राप्त हुई हैं, और ये अपनी जातक कथाओं के लिए जानी जाती है, जातक कथाओं के लिए, क्योंकि इसमें लगभग 547 जातक कथाओं का क्या है चित्रण कार्य हुआ है। 547 जातक कथाओं का निर्माण या चित्रण कार्य किया गया है इसमें। और दोस्तों जो ये जातक कथा है, जातक कथाओं को अजंता गुफा में चित्रित किया गया है, और ये भगवान बौद्ध या बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी जातक कथा है, इन्हें जातक कथाओं को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि जो आपकी जातक कथाएं हैं, जातक कथा को बौद्धों की, जो आपके बौद्ध भिक्षुक होते हैं, बौद्धों की रामायण बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका जोगीमारा गुफा, इसमें 2 गुफा प्राप्त हुई है आपकी, ये छत्तीसगढ़ में है। और नेक्स्ट आपकी बाघ गुफा में आपकी 9 गुफाएं, और ये आपकी कहाँ है? ये आपकी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, ये दोस्तों आपका था अगला क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कहता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है? भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है? ऑप्शन आपके पास कलकत्ता, बी आपका पुणे महाराष्ट्र, सी आपका भोपाल, और डी आपका दिल्ली। दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका भोपाल। आपकी भीमबेटका जो गुफा है वो भोपाल के निकट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसलिए। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन को आप हल्के में न लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, और लगभग 70-80% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन नए होते हैं। और मेरा प्रयास है कि मैं जो 20% नए आते हैं उनको, और जो बार बार आते हैं उनको शामिल करके आपको एक खतरनाक वीडियो दूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि यात्रा लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? यात्रा लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन आपके पास गढ़वाल शैली से, बी आपका बिहार से, सी आपका पंजाब पश्चिम बंगाल से, डी आपका गुजरात से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका पश्चिम बंगाल से। जो आपका यात्रा लोक नृत्य है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कहता है कि श्रृंगार प्रकाश का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? श्रृंगार प्रकाश का सिद्धांत किसी विद्वान ने दिया है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका अरस्तु ने, बी है आपका मम्मट ने, सी है आपका राजा भोज ने, और डी है आपका क्षमेंद्रनाथ ने।
तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है राजा भोज। राजा भोज ने श्रृंगार प्रकाश का सिद्धांत दिया है। और दोस्तों जो आपकी राजा भोज है इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार भी राजा भोज ने लिखी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भगवान इंद्र का वाहन क्या है। भगवान जो इंद्र है हमारे वर्षा के देवता, भगवान इंद्र का वाहन क्या है। इसमें आपके पास ऑप्शन दोस्तों शेर, हाथी, बादल, फिर हाथी। दोस्तों दो ऑप्शन रिपीट हो गए हैं लगातार। हाथी की जगह आप घोड़ा कर सकते हैं। और जिसमें आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका हाथी राइट है, क्योंकि जो इंद्र भगवान है उनका जो वाहन है वो आपका हाथी है। ठीक है दोस्तों, जो आपके वाहन होते हैं वो आपका किसी भी देवी देवता का हो, यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप ये चीज़ देख लेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नोट करके क्वेश्चन लिखा है, ये कहता है कि जे.एम. अहिवासी का पूरा नाम क्या है। जे.एम. अहिवासी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसमें राइट जवाब है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। जगन्नाथ का पूरा नाम है जे.एम. अहिवासी का पूरा नाम जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। जे.एम. अहिवासी का पूरा नाम है। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो यूपी टीजीटी की परीक्षा होती है उसमें किसी एक कलाकार का नाम देकर उसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि FN सूजा का पूरा नाम क्या है, जैसे शॉर्टली बताया। ठीक है, रजा का पूरा नाम क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन निकाल देता है आपके किसी भी विद्वान का कलाकार का नाम देकर कि इसका पूरा नाम बताओ। तो आप इन चीज़ों को बड़ी ध्यान से देखेंगे। किसी भी छात्र को किसी टॉपिक में कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो रही है तो आप मैसेज छोड़कर, कमेंट छोड़कर आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का निवारण जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि वह दादावादी व अति यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज, ग्रेताज व कोलाज में प्रयोग किया है। वह दादावादी व अति यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज, ग्रेताज व कोलाज में प्रयोग किया है या कार्य किया है, वे आपके कौन से कलाकार हैं। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है पिकासो ने, देगा ने, मातिस ने या मार्क अन्सर्ट ने। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है मार्क अन्सर्ट। मार्क अन्सर्ट अति यथार्थवादी कलाकार आपके, वह दादावादी, इसने इन सारी पद्धतियों का प्रयोग किया है अपने चित्रों में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जामिनर उठाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है। कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा उसमें ऑप्शन दिए हैं, ए है आपका M.F. हुसैन, बी है आपका राम कुमार, सी है आपका जहांगीर साहबावाला और डी है आपका राजा रवि वर्मा। दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है जहांगीर साहबावाला। जहांगीर साहबावाला को जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके और कलाकार दिए हुए हैं, जैसे आपका M.F. हुसैन। M.F. हुसैन को मनमोजी कलाकार कहा जाता है, मनमोजी। M.F. हुसैन को मनमोजी कलाकार कहा जाता है। ठीक है, राम कुमार आपके क्या है, घनवादी कलाकार है। राजा रवि वर्मा कैसे कलाकार है, ये चित्रों के राजकुमार कलाकार कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। और किस कलाकार का उपनाम क्या है, इस तरह के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल कला का स्वर्ण युग निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल का मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। अच्छा, किस विद्वान ने शाहजहां के काल को मुगल कला का स्वर्ण युग कहा है, वो कौन से विद्वान है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ए है आपका राय कृष्ण दास, बी है आपका V.A. स्मिथ, सी है आपका J.N. सरकार, डी है आपका A.L. श्रीवास्तव। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, A.L. श्रीवास्तव। इसने जहांगीर के शासनकाल को मुगल कला का स्वर्ण युग कहा है।
ठीक है दोस्तों, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आप रिवाइज करेंगे, आपके नहीं लिखा है तो आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कि सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसमें आपके पास ऑप्शन है ए लेटर पेज के लिए, बी आपका ग्रेवियर प्रिंटिंग के लिए, सी आपका लिथोग्राफी के लिए, और डी आपका सिल्क स्क्रीन के लिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, सिल्क स्क्रीन के लिए आपका जाना जाता है। ठीक है, सेरीग्राफी होता है कपड़े मैश का कपड़ा होता है आपका, जाली होती है इस प्रकार की, उसके ऊपर कार्य होता, उससे छपाई की जाती है। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी में आते हैं या नेट में, तो आप इनका रिवाइज करते रहेंगे। चलते हैं आप आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा, तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए हुमायूं ने, बी है आपका शाहजहाँ, सी है आपका अकबर, और डी है आपका औरंगजेब। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, औरंगजेब ने बनाया था बीबी का मकबरा, जिसे हम ताजमहल की फूवर नकल कहते हैं। बीबी का मकबरा इसे हम ताजमहल की फूवर नकल कहते हैं। ठीक है, ये बनवाया था औरंगजेब ने, जो औरंगाबाद में है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। दोस्तों आज के वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपका नोट करके एक पॉइंट लिखा है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्वेश्चन में लिखा है कि इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है? इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार से अभिप्राय होता है डिजाइनर, जो किसी भी भवन का या मंदिर का डिजाइन तैयार करता है, उसे बोलते हैं हम वास्तुकार। तो इसमें पूछ रहा है कि इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है, तो उसमें राइट जवाब है आपका दोस्तों एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस ने इंडिया गेट का निर्माण किया था। दोस्तों आज की वीडियो आपके समाप्त होते हैं इसी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़कर इनका लाभ उठाएंगे। दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट छोड़कर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को शामिल करता रहूं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनसे उनके लिए एक मैसेज है दोस्तों कि उनका कल ऑफलाइन टेस्ट होगा 125 नंबर का। तो दोस्तों कोई बच्चा छुट्टी ना करे, अपना टेस्ट ज़रूर दे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक अच्छी वीडियो के साथ में। नमस्कार, बाय, गुड नाइट।